हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पार्ट ए यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति की लोच। इस वीडियो में हम लोग इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट, इनके थ्योरीज को समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है उसको पढ़ेंगे, फिर इसके जो टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स वो पढ़ेंगे और 5 न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। जी हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के जो हम लोग एमसीक्यू को पढ़ेंगे, यानी कंप्लीटली सब चीज पढ़ेंगे, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इसके फॉर्मूला, इसके टाइप्स, इसके न्यूमेरिकल और इसके एमसीक्यूज को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ हर चीज को पढ़ना स्टार्ट करो। एक एक न्यूमेरिकल को नोट डाउन करना और एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। चलो भाई, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक में आते हैं कि आखिरकार ये पूर्ति की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है। पहले मीनिंग समझना तो जरूरी है। तो देखो, ये यहाँ जो टॉपिक हम लोगों को बोल रहा है लोच, लोच का मतलब होता है भाई इलास्टिसिटी। लोच का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी। अब आप बोलोगे इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, तो सिंपल समझना, लोच का मतलब होता है आपका परिवर्तन, इलास्टिसिटी का मतलब होता है आपका चेंजेस। इलास्टिसिटी मतलब चेंजेस, यानी ध्यान से समझना। अगर मान लो ये एक प्रोड्यूसर है, क्या है? एक प्रोड्यूसर है। सपोज कर लो ये मार्केट में जो है किसी गुड्स को सप्लाई करता है। सपोज कर लो ये मार्केट में जो है ये चावल सप्लाई किया करता था। सपोज कर लो 500 टन, इतना मार्केट में चावल सप्लाई किया करता था ये 500 टन। अब कुछ ऐसा हो गया, हो सकता है मार्केट में चावल का डिमांड बढ़ गया, या हो सकता है मार्केट में चावल का डिमांड घट गया, या हो सकता है कि चावल का प्राइस बढ़ गया या चावल का प्राइस घट गया, या किसी भी कारण से ये प्रोड्यूसर जो पहले 500 टन सप्लाई करता था अब ये अपने सप्लाई को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। दोनों हो सकता है, या तो जो सप्लाई करता था, पूर्ति करता था, उस पूर्ति को या बढ़ा देगा या कम कर देगा। सपोज कर लो, हो सकता है कि वो 500 के जगह अब 5000 टन सप्लाई करना स्टार्ट कर दे, या हो सकता है 500 के जगह वो 400 टन जो है वो सप्लाई करना स्टार्ट कर दे। तो किसी भी कारण से एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक बाजार में जिन वस्तुओं की पूर्ति करता था, अगर उन पूर्ति की मात्राओं में परिवर्तन आ गया, हमको नहीं पता कि वो आखिरकार पूर्ति में परिवर्तन क्यों किया, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो अपने सप्लाई को बदल रहा है। अगर सप्लाई को बढ़ाया या सप्लाई को घटाया, सप्लाई को चेंज कर दिया, पूर्ति को बढ़ाया, पूर्ति को घटाया या पूर्ति को परिवर्तन कर दिया, तो इसे ही पूर्ति की लोच कहते हैं। समझ में आया? सिंपल बात है। पूर्ति की लोच का मतलब है पूर्ति की मात्राओं में परिवर्तन होना। अब या तो ये परिवर्तन ज्यादा हो गया है या कम। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड्स एंड कमोडिटी इन ए पार्टिकुलर पीरियड एट ए मार्केट। अब चाहे तो ये क्वांटिटी जो है या तो बढ़ा दिया होगा या क्वांटिटी घटा दिया होगा, बट अगर सप्लाई चेंज हो गया तो इसे ही हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि चेंज ऑफ सप्लाई। आई बात समझ में? ठीक है सर जी, आ गया समझ में। अब ये कई टाइप्स के होते हैं और बेसिकली सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता क्या है। चाहे हिंदी देख लो, क्या बोला? पूर्ति की लोच का कथन क्या बोल रहा है? पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है। जैसे कि अगर मान लो सप्लाई बदल गया, किसके कारण? प्राइस के कारण। सप्लाई में चेंजेस आ गया, किसके कारण? प्राइस के कारण। अगर गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गया, प्राइस घट गया तो सप्लाई घट गया, यानी सप्लाई के कारण प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर बात है? ठीक है। आपका कीमत लोच का मतलब होता है अगर वस्तु की कीमत बढ़ गई तो पूर्ति बढ़ जाएगी, कीमत घट गई तो पूर्ति घट जाएगी। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजरमेंट टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो क्या हो रहा है। ईएस बोल रहा है, ईएस का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मतलब है पूर्ति की लोच। तो फॉर्मूला होता है पूर्ति की लोच बराबर वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कितने प्रपोर्शन से चेंजेस आया है? प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। देखो फॉर्मूला होता है ट्रेंगल, ट्रेंगल का मतलब होता है परिवर्तन, ट्रेंगल क्यूएस डिवाइडेड बाय एस का मतलब सप्लाई, यानी नॉर्मल याद रखो ट्रेंगल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू बाय
ट्रेंगल P बाय P। आप इसको ऐसे लिखो या इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ट्रेंगल Q बाय Q पूरे पे डिवाइडेड ट्रेंगल P बाय P, ऐसे लिखो। या आप इसको पलट करके एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, ट्रेंगल Q बाय Q इंटू P बाय ट्रेंगल P। आपको तीनों में से जो फॉर्मूला याद रखना, ये इसका मतलब होता है। अब नीचे देखो, इन सबका नीचे मीनिंग बोला कि ये जो ES दिख रहा है आपको, ES का मतलब होता है पूर्ति की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। E से इलास्टिसिटी, S से सप्लाई। इसके बाद QS का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, जो पहले था। ट्रेंगल QS, ट्रेंगल मतलब चेंज होने के बाद कितना हो गया। P का मतलब पहले का प्राइस कितना था, ट्रेंगल P का मतलब चेंज होने के बाद कितना प्राइस आया, ठीक है। अब ये जो इलास्टिसिटी में चेंजेस आता है वो 5 तरीके का होता है। इलास्टिसिटी में चेंजेस 5 तरीके का होता है। देखो ये है वो 5 तरीका, ठीक है। क्या लिखे हैं, पूर्ति की लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, 5 तरीके का। ध्यान से याद रखना, अभी नोट डाउन करके रखो, सब अभी बता रहे हैं। सबसे पहला होता है पूर्णतः लोचदार पूर्ति, परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई। इसका कोड वर्ड होता है ES इज इक्वल टू इंफिनिट। ES मतलब इलास्टिसिटी, इज इक्वल टू इंफिनिट मतलब पूर्णतः लोचदार। अब ये क्या होता है आगे बात करेंगे इसके बारे में। एक होता है पूर्णतः लोचदार, दूसरा होता है इकाई से लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, यानी ग्रेटर देन क्वांटिटी इलास्टिसिटी सप्लाई। ES इज ग्रेटर देन 1, ES इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। आगे बात करेंगे, टेंशन नहीं लो। इकाई लोचदार पूर्ति यानी कि यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई, यानी E इज इक्वल टू 1। चौथा, इकाई से कम लोचदार पूर्ति अथवा बेलोचदार पूर्ति, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी सप्लाई और इन इलास्टिसिटी सप्लाई, E इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1। इसके बाद पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति यानी परफेक्ट इन इलास्टिसिटी सप्लाई, E इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सब थोड़ा समझने का कोशिश करना, अभी बस इतना याद रखो, अभी क्वेश्चन में सब समझाएंगे। सपोज कर लो ये एक रेखा है, लो ये सप्लाई कर्व है, एक क्या है सप्लाई के बारे में, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ X है और यहाँ आपका Y है। सपोज कर लो यहाँ किसी भी गुड्स के क्वांटिटी यानी कि गुड्स का मात्रा को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, मात्रा, मात्रा नहीं, सपोज कर लो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कीमत को। चलो यहाँ हम लोग किसी भी गुड्स का क्या दिखा रहे हैं, कीमत, मात्रा, हाँ चलो मात्रा को ही दिखाते हैं। चलो यहाँ किसी भी गुड्स का मात्रा यानी कि क्वांटिटी को दिखाएं, और यहाँ हम लोग दिखा रहे गुड्स का पूर्ति यानी कि प्राइस को, कितना प्राइस है। इसके बाद इन सबको सपोज कर लो एक रेखा से सीधा मिला दी। देखो अच्छा से समझना कहाँ क्या होता है। अब ये जो यहाँ पे हम लोगों का डॉट है, 0 है ना, ये 0 के ठीक सीधा सीधा लगभग ऐसे ये जो मेरा जहां सेंटर पे जा करके मिलता है वहां होता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ जो ये नीचे डॉट है ये तो 0 को टच कर दिया, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होता है, यानी पूर्ति 0 है, बेलोचदार। यहाँ इकाई लोचदार, और ये जो सबसे ऊपर टॉप में है यहाँ होता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी पूर्णतः लोचदार। ये यहाँ पे क्या होता है, सिंबल होता है ये पूर्णतः लोचदार, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है नीचे, ये होता है यहाँ पे पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। इसको पूर्णतः लोचदार को बोला जाता है पूर्णतः लोचदार फुल्ली इलास्टिसिटी। नीचे जो है पूर्णतः बेलोचदार उसको बोला जाता है फुल्ली इन इलास्टिसिटी। और E इज इक्वल टू जो 1 है मतलब इकाई लोचदार, यूनिट इलास्टिसिटी। अच्छा, अब जब E से ऊपर आएगा यहाँ तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 मतलब इकाई से अधिक लोचदार। अच्छा, और ये नीचे जब आएगा 1 से नीचे आएगा तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन यूनिट, यानी 1 से कम। इस तरीके से सिंबल पे ये बटा है। आया समझ में? हम लोग इसको न्यूमेरिकल और ग्राफ में समझेंगे। अभी इसको इसी तरह से नोट डाउन करके रखो, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछ देता है, ठीक है। चलो सर जी, अब हमको सब समझ में आ गया इलास्टिसिटी ऑफ। अब हमको आखिरकार इसको हम लोग क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल मिलेगा कैसे, तो देखो न्यूमेरिकल 5 में पहला न्यूमेरिकल देखो, बेसिकली न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, एक उत्पादक की एक वस्तु की पूर्ति तालिका निम्नवत है, पूर्ति लोच ज्ञात कीजिए। तो सप्लाई शेड्यूल ऑफ कमोडिटी X फॉर ए प्रोड्यूसर ऑफ इज एज फॉलो, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ध्यान से समझना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला,
तो फॉर्मूला होता है, देख लो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, अभी बताएं थे हम लोग, ट्रेंगल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी बाय पी। या अगर ऐसे नहीं बोलना है तो क्या फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, ट्रेंगल क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल पी। तो सबसे पहले हमको ट्रेंगल क्यू क्यू, इसके बाद पी, ट्रेंगल पी निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, समझना। यहां क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कीमत, कीमत प्रति इकाई यानी कि प्राइस, प्राइस मतलब पी, प्राइस मतलब पी, ये पी दे रखा है। और बगल में दे रखा है पूर्ति की मात्रा यानी कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यानी क्यू, यानी बेसिकली समझ लो पी फॉर प्राइस, यानी ये हम लोगों का पी दिया है, ये हम लोगों का क्यू दिया है। यहां से सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो निकालते हैं, ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझना। अब सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है भाई, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है ट्रेंगल क्यू। आपको जो मन करे वो निकाल लो, हम पहले ट्रेंगल क्यू निकालते हैं। ट्रेंगल क्यू, ट्रेंगल क्यू मतलब क्वांटिटी में चेंज। तो देखो, अब देखो इस, यहां देखो, यहां देखो, इसको समझा रहे, इसको पहले क्वांटिटी कितना था 6, फिर कितना हो गया 10, तो कितना का चेंज आया 4 का। तो ट्रेंगल क्यू कैसे निकलेगा, तो 10 - 6 इज इक्वल टू कितना का चेंज आया 4 का। इसके बाद क्वांटिटी इज इक्वल टू, यानी ये पहले कितना था, तो पहले 6 रुपया था। सेम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे ट्रेंगल पी, यानी प्राइस कितना चेंज आया। पहले प्राइस था 5, अभी भी प्राइस है 5, यानी कि 5 - 5, यानी प्राइस में चेंजेस आया 0। इसके बाद P इज इक्वल टू, पहले कितना प्राइस था 5। अच्छा, तो अब चलो देयरफॉर अब फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देयरफॉर, हम दिख रहे ना भाई, आप लोग को दिख तो रहा है ना, थोड़ा साइड हो जाते हैं, रुक जाओ, थोड़ा साइड हो जाते हैं ताकि आप लोगों को दिखा पाए। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला लिखा है ट्रेंगल क्यू बाय क्यू। ट्रेंगल क्यू कितना है हम लोगों का 4 बाय ट्रेंगल क्यू बाय क्यू, क्यू कितना है 6 इनटू फॉर्मूला है पी बाय ट्रेंगल पी, पी कितना है 0 बाय ट्रेंगल पी कितना है 5। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये होगा 0/30, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना भाई, मल्टीप्लाई हो गया तो 30, तो 0/30 इज इक्वल टू 0। क्या आया 0 आया, क्या आया 0। अब देखो ऊपर जो आपको ये ड्राइंग समझाए थे, यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है E इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ आ गया, देखो ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है E इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू 0 आया मतलब क्या है, पूर्णतः बेलोजदार, यानी फुल्ली इन इलास्टिसिटी है ये, ठीक है। अब इसको समझना, ये डायरेक्ट आपको याद किस तरह से रहेगा, सिंपल बात है। पहले भी गुड्स का प्राइस 5 था तो सप्लाई होता था 6 यूनिट, आज भी गुड्स का प्राइस 5 है तो सप्लाई कितना हो गया भाई 10 हो गया। तो इलास्टिसिटी इसका क्या हो गया हम लोगों का, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। एक मिनट रुको, इलास्टिसिटी 0 आया ना, तो ये इन्फिनिटी होता है, सॉरी गलत बता दी, इन्फिनिटी। देखो प्राइस वही था, पहले भी 5 रुपया था, आज भी 5 रुपया था, लेकिन पूरा तरीके से सप्लाई बदल गया, तो ये होता है फुल्ली इलास्टिसिटी। सॉरी गलत बता दिए, यहाँ का चीज को वो रिप्रेजेंट करेगा इसको, E इज इक्वल टू इन्फिनिट। 0 अलग कंडीशन पे आता है, आगे बात करेंगे। अच्छा, इसको जब आप अगर अभी ग्राफ में इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहोगे इसी चीज को, तो ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, देखो बता रहे, समझना। हाँ, ग्राफ में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, देखो, चलो इस तरीके से लकीर खींच लिए, ये हम लोगों का 0, ये हो गया हम लोगों का x, ये हो गया हम लोगों के लिए y। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्वांटिटी को, यानी गुड्स का क्वांटिटी, यहाँ लिखते हैं सप्लाई को, सप्लाई को लिखो या तो फिर प्राइस को लिखो। चलो क्या लिखते हैं, प्राइस। अब ध्यान से समझना, पहले प्राइस 5 रुपया था तो सप्लाई 6 रुपया करते थे। सपोज यहाँ 5 रुपया है, ठीक है, और सप्लाई यहाँ सपोज 6 रुपया है। पहले 5 था तो सप्लाई कितना करते थे 6। अभी भी प्राइस 5 है, देखो प्राइस 5 है, लेकिन सप्लाई को हम कर दिए 10, तो सप्लाई देखो, ये देखो बढ़ गया 10 यहाँ, तो अभी भी 5 है, और ये कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों के लिए 10। समझ में आ रहा है ड्राइंग, यानी देखो सप्लाई मेरा उतना ही है, प्राइस उतना ही है, प्राइस उतना ही है, लेकिन सप्लाई मेरा बढ़ गया है। तो ये मेरा प्राइस उतना ही है, लेकिन सप्लाई मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, यानी पूर्णतः लोचदार है, ये पूरा तरह से सप्लाई बदल गया, प्राइस वही है, सप्लाई बदल गया, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, प्राइस है 20-30 और क्वांटिटी है 30-60। अच्छा, अब सेम वैसे अगर फॉर्मूला बनाने चले तो ट्रेंगल क्यू, तो पहले है 60 - 30, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। इसके बाद क्वांटिटी इज इक्वल टू, पहले 30 था। अच्छा, प्राइस में ट्रेंगल पी निकालो, तो ट्रेंगल पी इज इक्वल टू 30 - 20 इज इक्वल टू 10।
इसके बाद P इज इक्वल टू हो गया 20। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो फॉर्मूला ट्रेंगल Q बाय Q। ट्रेंगल Q कितना आया हम लोगों का 30 बाय ये भी हो गया 30 इंटू P बाय ट्रेंगल P। P कितना है 20 और ट्रेंगल P कितना है 10। अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, यानी ये कट के मेरा 3 3 कैंसिल, कट के मेरा क्या आएगा 2 आ गया। कट के मेरा क्या आ गया ये 2 आ गया। अच्छा, 2 का मतलब है 1 से ज्यादा है, 2 का मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मोर देन 1 हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ मोर देन 1 हो गया। अच्छा, अब जब इसको हम लोग ग्राफ में बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से। चलो दिखा दिए, 0 x है, ये y है, सेम वही क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है। पहले प्राइस कितना था 20, सपोज कर लो ये है प्राइस हम लोगों का 20, ठीक है। तो भाई हम लोगों का सप्लाई कितना होता था 30, तो सपोज कर लो यहाँ 30 मान लिए, तो इन दोनों को मिला दो। पहले प्राइस 20 था तो सप्लाई होता था यहाँ 30। रुको भाई, थोड़ा ड्राइंग अगलम बगलम बन रहा है। 30 तो ये सप्लाई पता ही नहीं चल पा रहा है, आगे ये भाग जा रहे, थोड़ा सा मैनेज करना। हाँ लो हो गया यहाँ। इसके बाद फिर आप प्राइस 20 से बढ़ के 30 हो गया, तो प्राइस यहाँ आ गया, ये देखो 30 बढ़ गया, ऊपर बढ़ा, तो इससे मेरा सप्लाई भी बढ़ गया। 30 से कितना हो गया सप्लाई, यहाँ पे मेरा हो गया 60। तो देखो इन सबको यहाँ से फिर मिला दो, इसका ड्राइंग कुछ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये ड्राइंग आपको क्या सिखा रहा है, ये ड्राइंग आपको सिखा रहा है कि, और इसके बाद ये इस तरीके से ग्राफ से मिलता है, लकीर से दोनों बिंदुओं को मिलाया जाता है, यही कहलाता है मेरा सप्लाई कर्व। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि देखो भाई, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है, देखो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया कितना रुपया, प्राइस बढ़ा आपका +10, 10 रुपया प्राइस बढ़ा, तो आपका ये सप्लाई भी बढ़ गया। सप्लाई कितना बढ़ा, तो सप्लाई 30 यूनिट आपका बढ़ गया। प्राइस 20 से 30 हुआ, यानी 10 प्राइस बढ़ा, तो सप्लाई 30 से 60 हो गया, यानी 30 सप्लाई आपका बढ़ गया। इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। आया समझ में? इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन में ग्राफ को बनाते हुए चलना है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला याद रखना है, बनाते जाना है, सब बनते जाएगा, ग्राफिकली उसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देना। ठीक है सर जी? हाँ, इसी तरीके से आगे देखो, ये क्वेश्चन भी पहले प्राइस 10 था 15 हो गया, क्वांटिटी 20 था 30 हो गया। अच्छा, जब इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो फॉर्मूला फिर वही ट्रेंगल Q इज इक्वल टू, यानी क्वांटिटी में चेंज कितना हो गया 30 माइनस 20, यानी क्वांटिटी में चेंज हो गया आपका 10 का, क्वांटिटी पहले का कितना था 20 था। सेम वैसे चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 15 माइनस 10 यानी कि 5, और P यानी पहले का प्राइस था 10। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर्मूला क्या होगा, ट्रेंगल Q बाय Q इंटू P बाय ट्रेंगल P, यही ना। चलो तो फिर ट्रेंगल Q हम लोग का कितना है 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू P कितना है 10, और डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P कितना है 5। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 1 0 कैंसिल, 5 से ये 2 बचे 10, 5 एकम 5, यानी कट के कितना आया 1, यानी कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y, अब यहाँ पे हो गया क्वांटिटी, यहाँ पे हो गया प्राइस। तो देखो पहले प्राइस कितना था 10 था, प्राइस 10 तो सप्लाई होता था 20, चलो यहाँ पे हो गया 20, तो इन दोनों को मिला दिए। यहां से ना पता ही नहीं चल पा रहा है आगे कब भाग जा रहे, मिला दिए। अब देखो प्राइस बढ़ गया, 10 से हो गया यहाँ 15, सपोज कर लो ये 15 हो गया, और डिमांड आपका यहाँ पे हो गया 30, देखो ये बढ़ गया बड़ा। सेम फिर इन दोनों को जो पॉइंट को है फिर मिला दो, ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व, ये बड़ा प्राइस तो ये सप्लाई भी बढ़ा। आया समझ में? इस तरीके से ही तो जी ग्राफ को दिखाना है। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, अब चलो इतना समझ में आ गया, तो इसका हम लोग आप लोग हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आएगा निकाल के बताना, इसको नाम दे देते हैं चलो 1। इसका हमको आप लोग आंसर बताना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आएगा, और फिर हो गया स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर बताना हमको क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है। इसके बाद यहाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको बताना, 1 और 2, ये देखो फिर से दिखा रहे हैं, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, इन दोनों का हमको आप लोग क्वेश्चन बना करके दिखाओगे। आ गई मेरी बातें समझ में सर जी? हो गया? चलो हो गया, अब इतना समझ में आ गया तो भाई सब हो गया आपका। अब आते हैं कुछ और एडवांस चीज जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों को दिया जाएगा। देखो अब आपको इन सब का मतलब थोड़ा सा समझ जाना है कि भाई इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। जैसे ये जो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी था, यानी कि पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार, तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति का मतलब क्या होता है, तो देखो समझा रहा है, कीमत में परिवर्तन होने पर भी
पूर्ति में बहुत कम परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन हो गया बहुत ज्यादा लेकिन पूर्ति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो उसको कहा जाता है हम लोग पूर्णतः लोचदार पूर्ति। ठीक है, यानी जिसका आंसर 0 आएगा। आगे पढ़े थे, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। पूर्ति में परिवर्तन कीमत से अधिक अनुपात में होता है, मतलब कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ लेकिन पूर्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, जहां इलास्टिसिटी मोर देन 1 आएगा। एक का आंसर 2 आया था ना। ठीक है, इसके बाद इकाई लोचदार पूर्ति जिसका इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कीमत एवं पूर्ति में समान अनुपात में परिवर्तन, सेम क्वांटिटी में। इकाई से कम लोचदार, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1। पूर्ति में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से कम होता है, जिसको हम लोग बेलोचदार पूर्ति भी बोलते हैं। याद रखना, बेलोचदार पूर्ति, बेलोचदार मांग, पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोचदार और इलास्टिसिटी। ठीक है, पूर्णता बेलोचदार पूर्ति, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। आया समझ में? सेम यही चीज अगर ये समझ में आया तो इंग्लिश वाले लोग सेम देखो यही चीज को समझाया। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई, उसका मीनिंग होता है सप्लाई चेंज विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस। ठीक है, इसके बाद इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही इलास्टिसिटी 1, इलास्टिसिटी स्मॉलेस्ट देन 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। लिख लो, लिख करके रखो, ये सब चीज आपको अभी एमसीक्यू जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे मदद करेगा। आया समझ में सबका मतलब? ठीक है, और जो न्यूमेरिकल छोड़े हैं उसको कमेंट करके हमको उसका आंसर आप लोग जरूर बता दोगे। चलो अब इसके एमसीक्यूज में आते हैं, काफी ज्यादा समय निकल रहा है। चलो जी देखो एक एक करके एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 देखो अच्छा से समझना। हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे? बोल रहा है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज मोर विदाउट ए रिजल्ट ऑफ विथ ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस देन नेचर ऑफ सप्लाई विल बी। प्राइस में थोड़ा सा चेंजेज हुआ, प्राइस में थोड़ा सा चेंजेज हुआ और उसके वजह से सप्लाई में भी थोड़ा सा चेंजेज हो गया, तो वो कहते हैं हम लोग लोचदार यानी इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी समझाए थे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाली अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। व्हेन द परपोनेट चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन द परपोनेट चेंज इन इट्स प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इकाई से अधिक होगी ग्रेटर देन यूटिलिटी 1, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ये आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अभी ऊपर में थ्योरी पढ़े ना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% वृद्धि हो जाए परंतु पूर्ति में केवल 15% वृद्धि हो, देखो जो उसका प्राइस है, प्राइस इसमें 40% चेंजेज आ गया लेकिन सप्लाई में कितना आया? सिर्फ 15% चेंज आया, तो बोलेंगे कहाँ चेंजेज आया? ना के बराबर चेंजेज आया, लेकिन कहाँ चेंजेज आया? ना के बराबर, यानी बेलोचदार है, ना के बराबर चेंजेज आया ना, बेलोचदार यानी कि इनइलास्टिसिटी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ति की लोच की मापन निम्नलिखित में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्सप्रेस बाय, तो ऑप्शन नंबर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी को पलट के ऐसे भी लिखा जा सकता था, ट्रेंगल क्यू एस बाय ट्रेंगल एस, यानी क्यू इंटू ट्रेंगल पी बाय पी, सॉरी पी बाय ट्रेंगल पी। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग फिगर शो, निम्नलिखित चित्र क्या दिखाता है? देखो अभी समझाए थे, प्राइस पहले भी जितना था अभी भी उतना है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया लेकिन सप्लाई में चेंजेस आ गया, तो ये पूर्णता हम लोगों का यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, पूर्णतः लोचदार है, पूरा तरह से लोचदार है, पूर्णतः लोचदार यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 का ए। आगे बढ़ते 6 नंबर, निम्नलिखित चित्र दर्शाती है, फॉलोइंग फिगर शो, ये फिगर क्या दिखाता है? देखो प्राइस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? प्राइस, लेकिन सप्लाई वही है, सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई वही है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं, यानी पूर्णतः बेलोचदार है, ये पूरा तरह से बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी सप्लाई। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा जोड़ सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज करेक्ट? बोल रहा है कि ई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मतलब है पूर्णतः लोचदार, हाँ भाई सही है। इसके बाद इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, हायर इक्विटी सप्लाई, अधिक लोचदार पूर्ति, हाँ सही है ये भी फॉर्मूला, पूर्णतः बेलोचदार 0, हाँ भाई सब तो सही है, अभी सबका मीनिंग समझाए थे ना, वही फॉर्मूला पूछ रहा है, सही है ये।
8 नंबर, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो का क्या अर्थ होता है? पूर्ति की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ जीरो, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आया, पूर्णतः लोचदार। सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ जीरो मतलब चेंजेस आ गया पूरा, पूर्णतः बेलोचदार। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये होता है पूर्णतः बेलोचदार, ये है पूर्णतः लोचदार। ठीक है। 9 नंबर पे बोल रहा है यदि किसी वस्तु में 6% यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि हो जाए लेकिन पूर्ति में केवल 5% वृद्धि हो, तो कहाँ हुआ भाई? ना के बराबर है ये, तो क्या है ये? ना के बराबर है। ठीक है, ना के बराबर है, कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें, तो ये मेरा होगा बेलोचदार, यानी ना के बराबर चेंजेस। 10 नंबर पे बोल रहा है अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होगी। द इलास्टिसिटी ऑफ सेंटर क्या बोला पता नहीं, देखो हम समझा रहे। ये बोल रहा है अभी ग्राफ समझाए थे ना, इस तरीके का ग्राफ बना 0 x y, और ये जो ग्राफ बना और सेंटर, सेंटर मतलब 0, यहां से जो ग्राफ निकला है वो कहा क्या होता है? तो वहां हमको पता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब इकाई के बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है, यानी कि सी नंबर। ठीक है, आ गया समझ में? क्या बोला था भाई? द इलास्टिसिटी ऑफ ए स्ट्रेंथ लाइन सप्लाई कर्व ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज, सेंटर से जो निकलता है तो वहां इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होता है, यानी इकाई के बराबर होता है। आया समझ में? बस हो गया, इतना ही इस चैप्टर में था। न्यूमेरिकल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझाएं इसलिए ज्यादा लगा। इसके बाद पार्ट ए के लिए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ 2 चैप्टर बचता है जिसमें प्योर थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं। जल्दी जल्दी इसके बाद 2 वीडियो आएगा, इसके बाद पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म, इसके बाद हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, वो भी जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।